हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो, बेसिक और सेकेंड में आज जो अपना टॉपिक है वो है मटेरियल ट्रांसपोर्टेड इन द फ्लोएम, फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरित पदार्थ। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरित पदार्थ। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरित पदार्थ, ये अपना हेडिंग पॉइंट है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरित पदार्थ की पादपों में फ्लोएम एक क्या है, जटिल उत्तक है। फ्लोएम के द्वारा पत्तियों से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत जो पदार्थ संश्लेषित किए जाते हैं, भोज्य पदार्थ जो संश्लेषित किए जाते हैं, उनका स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, तो उसको अपन इस वीडियो में आज अपने इस टॉपिक में अपन देखते हैं कि फ्लोएम के द्वारा किस प्रकार से कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण किया जाता है। इसमें चार्ली तत्वों के अतिरिक्त अन्य कोशिकाएं भी होती हैं और कोश व है रस का विश्लेषण करना कठिन होता है। फ्लोएम एक जटिल उत्तक है। इसमें चार्ली तत्वों के अतिरिक्त अन्य कोशिकाएं भी चार्ली तत्वों के अतिरिक्त अन्य कोशिकाएं भी होती हैं। क्योंकि जैसे हम फ्लोएम की संरचना देखते हैं तो फ्लोएम की संरचना में ये चार्ली तत्व, सहचर कोशिकाएं, कॉम्प्लिनेंट सेल्स और चार्ली फ्लोएम तंतु, फ्लोएम रेशे, ये इस प्रकार से कई सारे चार भागों से मिलके फ्लोएम ऊर्ध्वतक, फ्लोएम तंतु, ये कई भागों से जाके मिलके फ्लोएम की संरचना का निर्माण होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें फ्लोएम रस का विश्लेषण करना कठिन होता है। अतः C14 संस्थान के उपयोग द्वारा तक के प्रत्यक्ष अध्ययन से भी फ्लोएम रस का विश्लेषण करना कठिन है। C14 समस्थानिक भाई कार्बन के एक समस्थानिक है C14 समस्थानिक के उपयोग द्वारा एवं उत्तक के उपयोग द्वारा एवं उत्तक के प्रत्यक्ष उपयोग द्वारा प्रत्यक्ष अध्ययन से भी उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष अध्ययन द्वारा, प्रत्यक्ष अध्ययन द्वारा पोष वाह्य रस का विश्लेषण करना, पोष वाह्य रस का अध्ययन द्वारा पोष वाह्य रस का विश्लेषण करना कठिन है। कि इसमें कार्बन के समस्थानिक C14 समस्थानिक के उपयोग द्वारा एवं उत्तक के प्रत्यक्ष अध्ययन के द्वारा भी पोष वाह्य रस का विश्लेषण करना कठिन है। इसलिए इसमें मेटलर एक साइंटिस्ट हुआ था 1958 में। कौन सा? मेटलर।
उसने इसके बारे में बताया था। एफिड के सूखिका मिटलर ने 1958 में, मिटलर एक साइंटिस्ट है, मिटलर ने 1958 में एफिड के सूखिका द्वारा कोषोहारस, एफिड के सूखिका 1958 में एफिड के सूखिका द्वारा कोषोहारस एकत्रित करने, कोषवाह्य रस एकत्रित करने, एफिड के सूखिका प्रयोग एक विधि है। इसमें एफिड सूखिका से प्राप्त रस का विश्लेषण समस्थानिक के द्वारा, स्रोतों के द्वारा अध्ययन, मेघला प्रयोग, ये कई सारे प्रयोग अपन पिछली वीडियो में बताए थे। तो इसमें बताया था उन्होंने कि एफिड के सूखिका द्वारा कोषोहारस एकत्रित करने की विधि की खोज करने की विधि की खोज कोषवाह्य खोज की, कोषों तक फ्लोएम में सर्वाधिक मात्रा चलती होती है, खोज की। फ्लोएम में सर्वाधिक मात्रा इसकी होती है जल की, जल की होती है। भाई इन्होंने बताया था, मिटलर ने 1958 में एफिड के सूखिका कोषोहारस एकत्रित करने की विधि की खोज की, और उसमें फ्लोएम उन्होंने बताया था कि फ्लोएम में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, जल की, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुलनशील अवस्था में स्थानांतरित होते हैं, जिसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ, जल की होती है, जिसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ घुलनशील अवस्था में, घुलनशील अवस्था में स्थानांतरित होते हैं, कि ये कार्बनिक पदार्थ है या अकार्बनिक पदार्थ, और उनका स्थानांतरण किस तरह होता है, डायरेक्ट स्टेट में, घुलनशील अवस्था में स्थानांतरण इनमें होता है। विलय पदार्थों में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो शर्करा के रूप में होते हैं। विलय पदार्थों में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, विलय पदार्थों में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो घुलनशील अवस्था में होते हैं, जो विलयशील अवस्था में होते हैं, उनमें मुख्यतः क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो शर्करा के रूप में होते हैं। सुक्रोज सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। विलय पदार्थों में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो किसमें होते हैं, जो शर्करा के रूप में होते हैं, जो शर्करा के रूप में होते हैं। सर्वाधिक मात्रा में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है,
कि जो ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो हमेशा विलयशील या घुलनशील अवस्था में ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, जिसमें कार्बनिक हो या अकार्बनिक पदार्थ घुलनशील अवस्था में स्थानांतरित होते हैं, जिसमें विलय पदार्थों में मुख्यतः क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत पत्तियों से निर्मित किए जाते हैं। ये शर्करा के रूप में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है जो किसके रूप में होते हैं, शर्करा के रूप में। सर्वाधिक मात्रा में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है, सुक्रोज पाई जाती है। इसके साथ ही रेफिनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसके साथ ही रेफिनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि शर्कराएं भी पाई जाती हैं। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, सुक्रोज। इसके अलावा उसमें रेफिनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि शर्कराएं भी इसमें भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती हैं। सेब में सुक्रोज के स्थान पर सॉर्बिटॉल पाई जाती है। सेब में सुक्रोज के स्थान पर सेब में सुक्रोज के स्थान पर सॉर्बिटॉल पाई जाती है। इसको ध्यान रखना होगा। सेब में कौन सी शर्करा पाई जाती है, सुक्रोज के स्थान पर सॉर्बिटॉल। तो ये मेटलर ने 1958 में एफिड की सूटी का पोषवाहार रस से एकत्रित करने की विधि की खोज की, और उसमें खोज करने के बाद उसने पाया कि फ्लोएम में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, वाटर की, जल की सर्वाधिक मात्रा इनमें पाई जाती है, जिसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ डायल्यूट स्टेज में घुलनशील अवस्था में स्थानांतरित होते हैं, और विलय पदार्थों में मुख्यतः जो घुलनशील पदार्थ होते हैं उन घुलनशील पदार्थों में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसमें मुख्यतः शर्करा के रूप में होते हैं। सर्वाधिक मात्रा सुक्रोज की पाई जाती है। इसके साथ ही रेफिनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि शर्करा भी भिन्न भिन्न मात्रा में, अलग अलग मात्रा में इनमें पाई जाती है। इसमें देखो सेब जो है, सेब में सुक्रोज के स्थान पर कौन सी शर्करा पाई जाती है, सॉर्बिटॉल। सेब में इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि सेब में सुक्रोज के स्थान पर कौन सी शर्करा पाई जाती है, सॉर्बिटॉल शर्करा पाई जाती है। तो ये मतलब ने इसके प्रयोग के अनुसार बताया था। अब है कार्बनिक विलय के स्थानांतरण की दिशा। कार्बनिक विलय पदार्थ होते हैं, उनके स्थानांतरण की दिशा क्या होती है। कार्बनिक विलय पदार्थों के स्थानांतरण की दिशा। डायरेक्शन ऑफ मटेरियल ट्रांसपोर्टेड इन द फ्लोएम, कि विलय फ्लोएम में विलय जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके स्थानांतरण की दिशा क्या है। तो इसमें देखो पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण विभिन्न दिशाओं में हो सकता है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण विभिन्न दिशाओं में हो सकता है। भाई जैसे कार्बनिक पदार्थ जो बनते हैं पत्तियों में, उन पत्तियों में कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण
अलग अलग दिशा में होता है, जिसमें पहला है निम्नवर्ती स्थानांतरण। निम्नवर्ती स्थानांतरण, निम्नवर्ती स्थानांतरण। डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन, डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन। अब देखो डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, पत्तियों में संश्लेषित कार्बनिक मिले होते हैं वो नीचे की ओर तने, सुषुप्त कलिकाओं और मूल आदि में स्थानांतरित होता है। पत्तियों में संश्लेषित कार्बनिक विलय नीचे की ओर, पत्तियों में संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ नीचे की ओर तने, सुषुप्त कलिकाओं नीचे की ओर, जैसे पत्तियों से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत जो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं वो नीचे की ओर सुषुप्त कलिकाएं मूल आदि में स्थानांतरित होता है। मूल आदि में स्थानांतरित होता है। ठीक है कि पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण के तहत या संश्लेषित जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो पदार्थ नीचे की ओर तने, सुषुप्त कलिकाओं, मूल आदि में, जैसे पत्तियों में पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत, जैसे पादप है, इस पादप में इस पत्तियों के द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ बनाए जाते हैं, ये बनाए गए कार्बनिक पदार्थ जैसे ही नीचे की ओर मूल, तना या सुषुप्त कलिकाएं जो होती हैं उन सुषुप्त कलिकाओं में नीचे की ओर ये कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन। कभी कभी मूल में भी कार्बनिक पदार्थों का संग्रह होता है, कभी कभी मूल में भी कार्बनिक पदार्थों का संग्रह होता है। तो ये कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण की दिशा हो गई कि कार्बनिक पदार्थ जो पत्तियों के द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं वो विभिन्न दिशा में ट्रांसफर हो सकते हैं, विभिन्न दिशा में स्थानांतरित हो सकते हैं। जिसमें पहला है निम्नवर्ती स्थानांतरण, डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन। नीचे की ओर जैसे पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के तहत जो कार्बनिक पदार्थ बनाए जाते हैं वो डाउनवर्ड नीचे की ओर स्थानांतरित किए जाते हैं, जिसमें तने, जड़ और सुषुप्त कलिकाएं जो होती हैं उन सुषुप्त कलिकाओं में नीचे की ओर कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो वो कहलाता है निम्नवर्ती स्थानांतरण। कभी कभी क्या होता है मूल में भी कार्बनिक पदार्थों का संग्रह हो जाता है, जैसे शकरकंदी है, आलू है, इनमें मूल में भी कार्बनिक पदार्थों का क्या हो जाता है, संग्रह, स्टोरेज किया जाता है। दूसरी विधि है पत्तियों से जो कार्बनिक पदार्थ ऊर्ध्ववर्ती, अपवर्ड ट्रांसलोकेशन। दूसरी विधि है ऊर्ध्ववर्ती स्थानांतरण। कौन सी विधि है? ऊर्ध्ववर्ती स्थानांतरण, अपवर्ड। ऊर्ध्ववर्ती ऊपर की ओर। अब इसमें क्या होगा
कि पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। जैसे पत्तियां भोजन बनाती हैं, निम्नवर्ती को नीचे की ओर जाता है, जिसमें तना, सूक्ष्म क्रियाएं और जड़ों में कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण है। और इसमें पत्तियों से ऊर्ध्ववर्ती ऊपर की ओर स्थानांतरण इस प्रकार से होता है कि पत्तियों के द्वारा जो संश्लेषित भोजन ऊपर की ओर नवीन कलिकाओं, पुष्प और फल आदि की ओर होता है, जहां इसका उपयोग नए उत्पाद बनाने में या भोजन संग्रह के लिए किया जाता है। वही पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन, पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन ऊपर की ओर स्थानांतरित होता है, जिसमें नवीन कलिकाएं पुष्प फल आदि के होता है, जिसमें नवीन कलिकाएं पुष्प एवं फल की ओर होता है, जहां इसका उपयोग नए उत्तर निर्माण में और खाद्य संग्रह के रूप में होता है। यहाँ इसका उपयोग नए उत्तर बनाने तथा भोजन संग्रह के लिए होता है, जहाँ इसका उपयोग नए उत्तर निर्माण एवं भोजन संग्रह के रूप में क्या होता है, भोजन संग्रह होता है, भोजन संग्रहण के रूप में होता है। तो इस तरह से हुआ ऊर्ध्ववर्ती मतलब जैसे पत्तियां जो भोजन बनाती हैं तो उस बनाए हुए भोजन का, जैसे फ्लावर है, फ्रूट है, तो पत्ती जैसे भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, तो वो पदार्थ का स्थानांतरण किया जाता है, जिसमें नए कलिकाएं, पुष्प, फल आदि को यह ऊपर की ओर इस्तेमाल होता है। कार्बनिक पदार्थ यह तो कहलाता है अपवर्डिंग ट्रांसलोकेशन ऊर्ध्ववर्ती स्थानांतरण। इसका उपयोग नए उत्तर निर्माण और इनका भोजन संग्रह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आर्य रेडियल ट्रांसलोकेशन, आर्य स्थानांतरण अथवा पार्श्वीय स्थानांतरण। और ये स्थानांतरण अथवा पार्श्वीय स्थानांतरण तीसरी विधि है, और ये अथवा पार्श्वीय स्थानांतरण, अर्थात पार्श्वीय स्थानांतरण। रेडियल अर्घ्य स्थानांतरण में क्या होता है, देखो अर्घ्य तने एवं जड़ में मज्जा से अधिचम और कर्कट तक भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण अर्घ्य मुख्यतः अर्घ्य किरणों के माध्यम से होता है। तने तथा जड़ में मज्जा से, तने तथा जड़ में जो रूट है या स्टेम है, रूट या स्टेम में मज्जा से अधिचम, पित्त मज्जा से अधिचम एपिडर्मिस
मज्जा से अधिचरण एवं वल्कुट तक भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण तथा वल्कुट कॉर्टेक्स तक भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण अब ये किरणों के माध्यम से होता है। ठीक है, जैसे ये स्टाइल है जड़ है, इसकी जो पिच से अधिशक और कॉर्टेक्स तक जो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होगा वो मेडुलरी रे के माध्यम से अरीय किरणों के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार का स्थानांतरण जो है अरीय या पार्श्वीय स्थानांतरण होता कहलाता है। तो इस प्रकार से अपन ने भोज्य स्थानांतरण की, भोज्य पदार्थ कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण की ये तीनों विधियां देखी, जिसमें पहला तो था डाउनवर्ड, ट्रांसलोकेशन, दूसरा था अपवर्ड ट्रांसलोकेशन, और तीसरा है रेडियल ट्रांसलोकेशन, निम्नवर्ती स्थानांतरण, जिसमें पत्तियों से जो भोज्य पदार्थ निर्मित किए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया जो भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं वो नीचे की ओर तने, जड़ या नीचे की जो नई सुषुप्त कलिकाएं होती हैं उन सुषुप्त कलिकाओं को भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण निम्नवर्ती ट्रांसलोकेशन, निम्नवर्ती स्थानांतरण के द्वारा किया जाता है। अपवर्ड ट्रांसलोकेशन, इसमें पत्तियों से निर्मित जो खाद्य संश्लेषित पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थों का जो संश्लेषण होता है वो ऊपर की ओर, जिसमें नई कलिकाएं, पुष्प, फल, इनको ऊपर की ओर खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, जिसमें फल और फूलों में ये भोज्य पदार्थों का संग्रह भी किया जाता है। कभी कभी जड़ों में भी भोज्य पदार्थों का संग्रह किया जाता है। तीसरा है रेडियल ट्रांसलोकेशन। रेडियल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि इसमें तने और जड़ में पित्त से अधिचरण, पित्त बीच वाला भाग और उससे बाहर की ओर अधिचरण, बाहर की ओर, जैसे तने में बीच वाला जो भाग है उससे बाहर की ओर अधिचरण एवं कॉर्टेक्स तक जो भोज्य पदार्थों का, कार्बनिक पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो अरीय किरणों के माध्यम से होता है। इसलिए इसको बोलते हैं अरीय पार्श्वीय स्थानांतरण, साइड में। तो ये हुआ आज का अपना टॉपिक, भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण की, अलग अलग दिशाओं में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण। थैंक यू। ओके।